2 ऐसे बड़े इवेंट्स हुए पिछले तकरीबन 10 साल में जिनको समझने के लिए बहुत दूरदर्शिता चाहिए। कम से कम 20 से 25 साल आगे सोचने की ज़रूरत होती है। अभी जो रिसेंट में हुआ, मैं रिवर्स साइड पे जाऊँगी। अभी जो रिसेंट में हुआ, ट्रम्प केम आउट एंड सेड, "वी आर गोइंग टू इंक्रीज़ आवर शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।" ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया। और अगर उसके पीछे जाती हूँ, तो भारत को घेरने के लिए एक उससे पहले हमारे जो है जिसको ड्रैगन कहा जाता है, उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया। व्हाट डिड दे डू? उन्होंने बनाया द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। लेट आए, बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम बादशाह हैं जब बात इंडियन ओशन की होती है। 80% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इसी जगह से जाता है। अब भारतीय महासागर में कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो आइलैंड्स के आसपास में हो, चाहे वो अदर मैटर्स में हो, नेवी के कॉन्टेक्स्ट में हो। अब देखिए ना, नेवल चीफ ने कहा ना कि इस बार बारी हमारी है। कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुड़े हुए हमारे साथ शिवम चौधरी फ्रॉम शिवम चौधरी ऑफिशियल। लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान और चाइना तक नहीं है, इसके तहत यूएस तक जुड़े हुए हैं। जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो शिवम। प्लेटफॉर्म इज योर्स। जी, गायत्री जी नमस्कार। सभी दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जितने भी दुनिया में समृद्ध साम्राज्य हुए हैं, विशाल साम्राज्य हुए हैं, उनकी खास बात, उनकी जो नेवल पावर है वो बहुत स्ट्रांग रही है हमेशा से। आप शुरुआत से शुरू कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश थे, उनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। पोर्चुगीज थे, स्पेनिश थे, इसलिए वो दुनिया पे एक तरीके से राज कर पाए। अगर भारत की ही बात करें तो भारत में भी दो बड़े साम्राज्य हुए, मराठा और चोल। वो भी इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उनकी जो नेवल पावर थी वो बहुत स्ट्रांग थी। मराठाओं ने पोर्चुगीज को भगाया, तो चोल साम्राज्य ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर कब्जा किया सिर्फ अपनी उस नेवल पावर के कारण। और उसके सिग्निफिकेंस को पूरी दुनिया इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी समझती है। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से जो उसकी शिपिंग इंडस्ट्री है उसे वापस से रिवाइव किया जा सके। जो चाइना है, उसकी नेवी है, उसका मैरीटाइम ट्रेड रूट है, उसमें भी किस तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री को वो मजबूत कर रहा है। अब भारत को अगर सुपर पावर बनना है, विश्व गुरु बनना है, या वो एक फ्रंट पेडेस्टल पर जाकर खड़ा होना है, तो उसे अपनी जो नेवी है, उसे अपनी शिपिंग इंडस्ट्री है, उसे मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत को अपनी जो शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है। अभी जो भारत की नेवी है, वो इंडियन ओशियन की नेवी मानी जाती थी। उसे ये माना जाता था वो नेट सिक्योरिटी गारंटर है इंडियन ओशियन का। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे नेवल चीफ ने आज ही कहा उस बात को कि भैया ऐसा है, भारत के इंडियन ओशन में कौन कौन सी फॉरेन पावर आके काम करती है, कब घुसती है, कितना रहती है, कब जाती है, हमें सब पता होता है। तो हमारी जो एक स्ट्रांग होल्ड है इंडियन ओशन में वो हमें पता है, लेकिन अब भारत को उसे एक्सपेंड करना है, और भारत उसे बखूबी एक्सपेंड कर भी रहा है। मेडिटेरेनियन सी से लेकर रेड सी से लेकर साउथ चाइना सी से पैसिफिक तक भारत धीरे धीरे अपने आप को असर्ट कर रहा है। टर्की को घेर रहा है मेडिटेरेनियन सी में जाकर। वहां किस तरीके से ग्रीस से लेकर और साइप्रस के साथ भारत अपने संबंधों को बेहतर कर रहा है। वहां पे नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है दोनों देशों के साथ मिलकर। और अभी आपने तो एक शो भी किया था कि इस तरीके से एक शिप थी कुछ करके, तो उसे किस तरीके से टर्की शिप्स उसके सामने आ गई तो उन्हें भागना पड़ा। और वहां हाइफा पोर्ट है, वहां से लेकर और इंडियन ओशन तक। और उसके बाद अब साउथ चाइना सी में भी भारत फिलीपींस के साथ जाकर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है। बुसान में साउथ कोरिया में जाकर भारत ने नेवल एक्सरसाइज की है। भारत की शयाद्री करके नेवल शिप थी, वो वहां पर गई। अभी राजनाथ सिंह जी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहां पे उनके साथ मैरीटाइम ट्रेड किया। यानी कि भारत इंडियन ओशन से निकलकर एक बड़ा मैरीटाइम पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि सारा का सारा जो ट्रेड रूट है, सबसे पहली बात भारत का उसके ऊपर कब्जा होना चाहिए। भारत की जो शिप्स है वेल इक्विप्ड होनी चाहिए, और जब वो वापस आए पोर्ट्स के ऊपर, तो वो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। उसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अब लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो अब तक तो हमें यही नहीं पता था हमारा कोस्टल एरिया कितना लंबा है। अब उसकी दोबारा से मैपिंग कराई गई है तो पता लगा कि वही बढ़ गया, तो वो 11,000 किलोमीटर से ऊपर चला गया है। जिसकी वजह से हमारा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका दायरा सोचिए कितना बड़ा हो गया। मान लीजिए एक छोटा सा टापू भी मिलता है और 200 नॉटिकल माइल का अगर आप उसका चार तरफ का रेडियस बनाते हैं, तो आप सोचिए कितने भारत के संसाधनों की भारत बात ही नहीं कर रहा था, उनको भारत बढ़ा रहा है। तो इस पूरे सेक्टर में जिस तरीके से लगभग 12 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ दिनों में मोदी लेके आए हैं, और जिस तरीके से काम हो रहा है, भारत की 60% जो जीडीपी है इस कोस्टल एरिया से आती है। 80 करोड़ लोग डिपेंडेंट है, तो बहुत महत्वपूर्ण है इसके ऊपर काम किया जाए। और उसी के ऊपर अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत, मतलब एक कह सकता हूँ जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी गायत्री जी।
काम तो हो ही रहा है। काम पे भी आएँगे क्योंकि काम ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर इसको मैं जियोपॉलिटिकली ज़्यादा देख रही हूँ शिवम, बिकॉज़ जब मोदी जी कोई चीज़ सोचते हैं तो उसको एक तीर से 2 निशाने नहीं सोच देखते हैं। वो एक तीर से कई निशाने देखते हैं। जब वो शिपिंग इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा बूस्ट अप कर रहे हैं, इतना इन्फ्लक्स हो रहा है, अभी एक मैरीटाइम हुआ है पूरा 1 वीक का हुआ है एंड इट वाज़ फिल्ड विद मतलब हाई प्रोफाइल पीपल फ्रॉम मेनी कंट्रीज़। आई थिंक 50 या 85 50 85 85 85 एक 1 85 लाख लोग कंट्रीज़ आए, से लोग हैं। 1 लाख लोगों को इनवाइट किया वहाँ। It was one of the biggest events of its kind, जी। बिगेस्ट इवेंट्स ऑफ इट्स काइंड। ये दर्शाता है कि भारत अब भारतीय महासागर को लेके कितना सीरियस हो गया है। अंडमान अपने आइलैंड्स की बात करते हैं, चाहे वो अंडमान आइलैंड हो, चाहे वो लक्षद्वीप आइलैंड हो, दोनों पे डेवलपमेंट ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बताया ना अभी सिंगापुर बनाने की तैयारी चल रही है, कई सिंगापुर बनाने की तैयारी चल रही है। जी। देखिए, जिस तरीके से तैयारी चल रही है, मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर में तो भी हम ही डेवलप करेंगे। जिस हिसाब से ऑफ सिंदूर में 36 शिप्स थे पानी में और इस समय 25 हैं कराची के आसपास। तो ऐसा लग रहा है कि अंडमान से लेकर लक्षद्वीप, जो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अंडमान निकोबार में जो एक ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है, बहुत एक मेगा प्रोजेक्ट है। अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर सोनिया गांधी भी बड़ी परेशान हो गई थी। वो चोक पॉइंट है, एक मेजर चोक पॉइंट है चाइना के लिए। आपके पास एक तैरता हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर जो कभी डूबेगा नहीं, उसे आप डेवलप कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण है। और बिल्कुल आपने मैप सही लगाया। और पूरा का पूरा जितना भी शिपिंग रूट है, जितना क्रूड ऑयल यहाँ से जाता है, 80% इससे होता है। और आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि चाइना किस तरीके से भारत से भयभीत है। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप थी, उसका नाम था सोनक। वो आ रही थी कोरिया से, और जब वो फिलीपींस के पास आती है तो चाइना के 2 कोस्ट गार्ड शिप उसके पीछे लग जाते हैं। वो इतना परेशान है कि भारत, जिसे अब तक हम कुछ नहीं मान रहे थे, जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर हम परेशान कर रहे थे, भैया ये यहां तक कैसे आ रहा है। अभी तक तो फिलीपींस को, वियतनाम को परेशान करते थे, भारत के पीछे भी लग गए हैं। यानी कि वो हीट फील कर रहे हैं कि भारत जियोपॉलिटिकली अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़कर असर्ट कर रहा है। पिछले शो में भी आपकी एक घटना बताई थी कि जब इंडोनेशिया के दक्षिण में एक चाइनीज शिप एंटर करती है, तो इंडियन शिप उसे कहती है कि वेलकम टू इंडियन ओशन, यानी हमने तुम्हें पकड़ लिया है, पनडुब्बी को, माफ कीजिएगा पनडुब्बी थी, हमने तुम्हें पकड़ लिया है। तो भारत किस हद तक इंडियन ओशन में मजबूती से खड़ा है। और अब स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स भारत एक्वायर कर रहा है धीरे, हाइफा से लेकर, और भारत में भी बजिंगम हो, और बहुत सारे पोर्ट्स इस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं जो भारत की कैपेसिटी, पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। तो बैक एंड इंटीग्रेशन जो कहते हैं ना, भारत वो भी कर रहा है, और फ्रंट एंड में भी जिस तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि जो वाटर्स है ना, जो ब्लू वाटर्स हैं, ये किसी भी देश की असली ताकत होते हैं। एयरफोर्स, आर्मी, ये बहुत अग्रणी नहीं होते, लेकिन हम जो वाटर फोर्स है, उसे उतना अ, एक तरीके से उसे समझ नहीं पाते हैं। जो उसकी पावर है वो मोदी समझ रहे हैं, ट्रंप को अब समझ आ रही है, शी जिनपिंग बहुत पहले समझ चुके हैं, लेकिन भारत कहीं हद तक पीछे था। जो लॉस्ट डेकेड था 2004 से 2014 के बीच में, उसको कवर करके अब जिस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है, कमेंडेबल जॉब। ये जी। सारे ये सारे जो मैंने लगाए हैं सारे चोक पॉइंट्स हैं और अभी जो डेवलपमेंट चल रहा है दैट इज नॉट जस्ट बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस कैन नॉट हैपन इन एन अनसेफ एनवायरनमेंट। जिस तरीके से चाहे यहाँ पे डाकू आ रहे थे, चाहे यहाँ पे पायरेट्स आ रहे थे, यहाँ पे चाइना अपनी दबदबा में मतलब वो पिछले 20 साल से तो इंडियन ओशन को मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैपिंग चल रही है जो 20 साल में इनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, 20-25 साल में। नाउ व्हेन द इंडियंस आर गेटिंग इनटू इट, चाहे वो बिजनेस के थ्रू हो, शिपिंग इंडस्ट्री, या फिर नेवल फोर्सेस के थ्रू हो, या फिर कोस्टल गार्ड्स के थ्रू, अब सबको टेंशन शुरू हो चुकी है। द चोक पॉइंट्स, इंडिया इज गोइंग टू कंट्रोल द चोक पॉइंट्स, बिकॉज किसी के पास वो पावर नहीं है, किसी के पास मार्कोस नहीं है, किसी के पास उस तरीके की शिप्स नहीं है, कोस्टल गार्ड्स नहीं है। अगर आप अफ्रीका की तरफ जाते हैं तो वो इंडिया पे भरोसा करते हैं, आप साउथ ईस्ट एशियन की तरफ जाते हैं वो इंडिया पे भरोसा करते हैं। क्योंकि अभी कितने इंसिडेंसेस हुए हैं, एक नहीं कम से कम 2 दर्जन इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे भारतीयों ने जाके लोगों को बचाया है। अरे यूएस वालों को बचाया, चाइनीज तक को बचाया, बाकियों को तो आप छोड़ दीजिए। जी शिवम। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब पायरेट्स आते थे, चाइनीज तो अपने ट्रांसपोंडर बंद करके भाग जाते थे, भारत वाले बचाते थे। भारत का झंडा देख के तो भाग रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा। और आपने आपको एक टेबल दिखाया था, उसमें बदावन पोर्ट है, जो भारत की टोटल हैंडलिंग कैपेसिटी है उसके बराबर बदावन पोर्ट की कैपेसिटी होगी जब ये फुल फ्लेजेड होगा। आपने बजिंगम पोर्ट की बात की, अडानी डेवलप कर रहा है, बिल्कुल केरला के टिप पर है। ये 12 लाख से ज्यादा जॉब देगा, जिस तरीके से बूस्ट करेगा और जिस तरीके से नेवल फोर्सेस को प्रोवाइड कराएगा असिस्टेंस, बहुत बेहतर है। और फिर आपने जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है वो दिखाया। तो ये छोटी छोटी स्टेप्स हैं, लेकिन अगर आप इसे टोटलिटी में देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज है। और भारत
बिल्कुल इंडियन ओशन उस जगह है। देखिए यहाँ पर अमेरिका अभी तक घुस नहीं पाया है, चाइना अब तक उस तरीके से घुस नहीं पाया। आपने चाइना की बात की, मैपिंग क्या कर रहे हैं? दरअसल वो नीचे का टेरेन मैप करते हैं कि कहीं ऊंचा तो नहीं है, कहीं पहाड़ी तो नहीं है, कहीं, ताकि उनके जब शिप्स आए, जब उनकी पनडुब्बी आए तो उसमें फंस ना जाए। अभी पीछे हुआ था बे ऑफ बंगाल में, भारत ने नोटिस जारी किया कि भैया हम मिसाइल टेस्ट करेंगे, चाइना और अमेरिका की शिप्स पहुंच गई, भारत ने काम नहीं कर रहे। तो भारत का जो बैकयार्ड है, आकर आप भारत को परेशान नहीं कर सकते, भारत से ज्यादा बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर भारत इस चीज को समझता है। इसीलिए राइट फ्रॉम बांग्लादेश या कहीं उस कोने से लेकर और कराची तक जिस तरीके से भारत अभी नेवल एक्सरसाइजेस भी कर रहा है, ये दर्शाता है कि भारत का होल्ड किस तरीके से है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जो सा थिएटर चाहे उसे खोल सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये सब चीजों को लेकर तभी चीजों को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। जी। जी, कमिंग टू द मेन पॉइंट, शिवम, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेट्स काउंट कपल ऑफ देम। जी। जी, सबसे पहले तो देखिए, जो इसमें आपको ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, आपको बड़े प्लेयर लाने पड़ेंगे। तो उसके लिए इंडिया मैरीटाइम वीक का एक लगभग 4 दिन का एक बड़ा प्रोग्राम मुंबई के अंदर हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोग अटेंड किया है, 85 कंट्रीज है, 500 से ज्यादा डेलीगेशन, और उस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे। और जिस तरीके से वहां इन्वेस्टमेंट आया है 12 लाख करोड़, और जिस तरीके से भारत का इंटीग्रेशन दुनिया के मेजर पोर्ट से हो रहा है, इकोनॉमी से हो रहा है, भारत ग्रीन डिजिटल कॉरिडोर बना रहा है सिंगापुर और रॉटरडैम के साथ। आप ये देखिए, दो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, उनके साथ आप ग्रीन कॉरिडोर बना रहे हैं। और फ्लॉलेस किस तरीके से काम किया जा सके, किस तरीके से डिजिटली इंटीग्रेट किया जा सके, एआई ड्रिवन वहां पे प्रोजेक्ट्स हो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस तरीके से बढ़ाई जा सके, भारत उनसे ना ही सिर्फ सीखेगा बल्कि उनके साथ इंटीग्रेट भी होना है भारत। रॉटरडैम यूरोप का सबसे बड़ा डैम और सबसे बड़ा पोर्ट है, और सिंगापुर का जो पोर्ट है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है और दुनिया का सबसे एफिशिएंट पोर्ट है। भारत उसके साथ काम कर रहा है। भारत इटली के साथ जो आईमेक बन रहा है, भारत और इटली के पोर्ट उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उसके साथ हमने ट्रेड डील किया है। उसके अलावा डेनमार्क के साथ, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, मॉरिशस, नॉर्वे, ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पूरी दुनिया के अलग अलग जगह पे चोक पॉइंट्स हैं, जिनको भारत एक थ्रेट के रूप में कनेक्ट कर रहा है और उनके साथ अपने जो ट्रेड रूट्स है और नेवल रूट्स हैं उसको डेवलप कर रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कह सकता हूँ बड़ी। और उसके अलावा जो भारत है, भारत में बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करके भारत के अंदर नेवी के साथ जो सामान बनाए जाएंगे। एक उदाहरण देता हूँ, रशिया का जो आइस ब्रेकर है वो भारत में बन रहे हैं, जो मजगाव डॉक्स है वो रशिया के लिए शिप्स बना रही है, भारत की जो नेवी है उसके लिए लैंडिंग पोर्ट्स बना रही है। तो इस तरीके से जो कमर्शियल है और जो नेवल है, दोनों के लिए भारत किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन रहा है और उनके लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी बन रहा है। इस तरीके से एआई इंटीग्रेशन होगा, इस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर्स बन रहे हैं, नई ट्रेड रूट्स डेवलप हो रहे हैं। ये इस पूरी की पूरी जो कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से करने का प्रयास है। और इसके बाद जो समझ आ रहा है कि जिस तरीके से लाखों जॉब्स जनरेट होने वाली हैं, भारत खुद का एक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन बनाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप ड्रेजिंग करते हैं, नई पोर्ट्स बनाते हैं, नए टापू बनाते हैं, उसके लिए भारत के पास ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन नहीं था, भारत वो बना रहा है। भारत अपने लिए नए कंटेनर्स खुद बना रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें, अब तक हम चाइना से कंटेनर मंगाते थे, कोरोना काल कंटेनर्स की किस तरीके से कमी हो गई थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अब कंटेनर के ऊपर हो रहा है कि भारत ना ही सिर्फ अपने लिए कंटेनर बनाएगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए कंटेनर बनाएगा। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस आप भारत में कराते हैं और उसके बाद हर इंडस्ट्री को उसके साथ इंटीग्रेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट हो, रेल हो, रोड हो, शिपिंग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर एक का पार्टिसिपेशन वहां था, सारे कोस्टल राज्यों का पार्टिसिपेशन वहां था कि आप आए, आपके लिए एमओयू की व्यवस्था हम कराएंगे, पैसे की व्यवस्था हम कराएंगे, आप ये बताइए अपनी कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए। और वहां वो एक ग्लोबल इंटीग्रेशन उनके लिए कराया गया। इसलिए कम से कम 10 से 12 बड़े दुनिया के जो पोर्ट्स हैं वो भारत के साथ अब जुड़ने के लिए तैयार है और वहां से शिप का डायरेक्ट भारत के साथ जुड़ेंगे। टोटल जो टाइमिंग है उसमें 15% से ज्यादा की कमी आएगी, यानी कि लॉजिस्टिकल कॉस्ट कम होगी। भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिकल और सप्लाई चेन हब बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी गायत्री। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा अगर आते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने ध्यान दिया हो, चाइना लोगों को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा था भारत को घेरने के चक्कर में, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी थी टुवर्ड्स, स्पेशली टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड, अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ में।
जैसे-जैसे ये डेवलप हो रहा है, भारत डेवलप कर रहा है एंड रिमेंबर भारत के पास एक इतना बड़ा एसेट है, जो हमारे सोने से भी बड़ा एसेट है। हमारे पास गोल्ड रिज़र्व बहुत है, चाहे महिलाओं के पास हो या फिर हमारे मंदिरों में हो या हमारे अलग-अलग डिपॉज़िट्स में हो। वो है ट्रस्ट। जो ट्रस्ट है ना, वो हमारा बहुत बड़ा क्या एसेट है। लोगों को विश्वास है कि भारत ऐसा कुछ नहीं करेगा। जो अफ्रीकन जी, कंट्रीज़ हैं, वो भारत की तरफ मूव कर रही हैं इसीलिए। जो ग्लोबल साउथ है, वो भारत की तरफ मूव कर रहा है इसीलिए। क्योंकि उनको पता है कि भारत उधार तो देगा, पर उधार के बदले में आपको आके चोक नहीं करेगा, आपकी इंडस्ट्रीज़ को खा नहीं जाएगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट को खा नहीं जाएगा। दे हैव देयर सर्टेन स्टाइल ऑफ वर्किंग। हम जाते हैं, हम ट्रेन करते हैं, हम वहाँ से निकल के हम वापस आ जाते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं। व्हेनेवर वी आर आस्क्ड फॉर। नाउ दिस मूव इज़ नॉट ओनली जियोपॉलिटिकल या मास्टर स्ट्रोक, आई विल टेल यू हाउ बिकॉज़ आप विश्वास जब जगाते हो, देखिए आप किसी को नौकरी पे तब रखते हो, चाहे महँगा या सस्ता, जब आपको विश्वास हो जाता है। आप किसी को अपने रिसोर्सेज़ के बारे में, अपने एसेट्स के बारे में, अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में तभी उनको इंक्लूड करते हो, अपने पार्टनरशिप तभी करते हो जब आपको विश्वास होता है। पार्टनरशिप कम्स फ्रॉम ट्रस्ट एंड दैट इज़ अ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट टर्म, जो चाइना के पास नहीं है, यूएस के पास नहीं है। Russia has never been a big geopolitical player as compared to US and Russia and US and China and India. ये सॉरी फॉर द इट वाज़ वो क्या बोलते हैं, गलती से निकल गया। सो दिस इज़ अ बिग मूव। नाउ द अफ्रीकन कंट्रीज़ आर कमिंग दिस साइड। उसके साथ-साथ क्वाड इनिशिएटिव दोबारा रिवाइव हो रहा है इसी की वजह से। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ रियलाइजिंग एंड ही इज़ गोइंग टू अनाउंस इट वेरी सून। जी शिवम, आप कुछ कहने जा रहे थे। देखिए, सबसे पहली बात, अभी गडकरी जी ने क्या कहा? $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का पोटेंशियल है इस सेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स। अगर आपने, क्योंकि आपने कॉर्पोरेशन की बात की अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, अगर पीपीपी मॉडल पे उनके साथ चीजों को डेवलप किया जाए, उनके रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए और भारत को फिर उससे जोड़ा जाए। आप ये बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा मिनरल कहाँ है? अफ्रीका के अंदर। कॉन्गो जैसे देश हैं, छोटे मोटे देश हैं, वहां से लेकर और पोर्ट तक आपको सामान लाना है और भारत में शिफ्ट करना है। चाइना यही तो चाह रहा है, लेकिन चाइना के पास ट्रस्ट नहीं है, भारत के पास ट्रस्ट है और पैसा, और धीरे धीरे भारत का अगर ट्रस्ट है तो उसे वहां इन्वेस्ट करके उसको डेवलप किया जा सकता है और भारत उसी के लिए प्रयासरत है। और रही बात रशिया की, आर्कटिक ओशन नेक्स्ट अफ्रीका है रिसोर्सेज के मामले में, और वहां अगर किसी का कब्जा है तो रशिया का कब्जा है, और रशिया अगर किसी को एंट्री दे रहा है वहां अपने अलावा, तो सिर्फ और सिर्फ भारत है। आइस ब्रेकर से लेके यहाँ पे भारत के स्टेशन तक बन रहे हैं कि भारत आए यहाँ एक्सप्लोर करे, हमारे साथ मिलकर अपने मैन पावर को लाए, टेक्नोलॉजी भी लाए और हमारे साथ मिलकर इस एरिया में एक्सप्लोरेशन करे। तो भैया, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है, समुद्र का कोई ऐसी बूंद नहीं है जो भारत के दायरे से बाहर है। भारत हर जगह पहुंच सकता है। आप देखिए, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, गुयाना से लेकर, और हर कोई भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। आप अफ्रीका क्यों देख रहे हैं? हम तो साउथ अमेरिका तक जा रहे हैं। और कितना महत्वपूर्ण होता है नेवल अमेरिका से आज के समय में, समझिए जब उसे वेनेजुएला के ऊपर चढ़ाई करनी है, आप जब समझिए जब अमेरिका को रेयर अर्थ चाहिए वियतनाम से, थाईलैंड से, म्यांमार से, तो किस ये इंपॉर्टेंट होता है। भारत पास से जाना है भैया तुम्हें, देखते हैं कब तक जा पाओगे और कितना जा पाओगे। नॉट ओनली जी, दैट, मैरीटाइम इकोनॉमी लोग इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डीप एनर्जी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डीप यू नो जो समुद्र के अंदर से हम कई बार निकाल के लेकर आते हैं, चाहे वो आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। वो हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ़ जिनकी जो डेली स्टेपल फूड है, दे आर कनेक्टेड टू द अरे सीज़। मछली बेच के ही देश चल रहा है। मछली बेच के देश चल रहा है कईयों का। उसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है जी, शिवम, ध्यान दिया हो तो, मैरीटाइम इकोनॉमी तो है ही है, मिलिट्री इंटीग्रेशन भी तो होता है साथ में। इट इज़ जस्ट नॉट बिल्कुल। बिज़नेस, अब इट इज़ इंटीग्रेशन। जी। छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल आपने सही कहा, मैं उसमें एक छोटा सा उदाहरण ऐड कर देता हूँ। अब हाईवा पे जरूरी थोड़ी है वहाँ पे ये केले ही उतरेंगे, सब्जियां ही उतरेंगी, मसाले ही उतरेंगे। वहाँ पे बहुत कुछ उतर सकता है। तो जब, अब जरूरी थोड़ी है चाबार के ऊपर भारत सिर्फ चावल ही और गेहूं ही भेजेगा अफगानिस्तान को। एम्बुलेंस भी जा सकती है बहुत सारा सामान लेके, जब पहुंच गई है और पाकिस्तान को समझ आ रहा है क्या क्या है। तो आपने बिल्कुल कहा, मिलिट्री इंटीग्रेशन हो सकता है, तो उसका सिग्निफिकेंस है, भारत ये कर रहा है। इसी को समझते हुए भारत इन चीजों को लेकर आगे बढ़। जी, अगला जो युद्ध होगा विल बी इन द सीज़, नॉट ऑन लैंड्स। जो महायुद्ध होगा, जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा, दैट विल बी अराउंड वाटर। अगर आप रशिया को देख लीजिए तो आर्कटिक की तरफ तैयारी कर रहे हैं। भारतीय महासागर में भी तैयारी हो रही है।
अरे बाकी तो छोड़िए, पाकिस्तान के लिए तो कल नेवल चीफ ने कह दिया ना, इस बार हम यहाँ से ही हम लेंगे, इस बार लीड हम लेंगे, इस बार एयरफोर्स को गायत्री नहीं जी, जाने। आपको आपको पता है पाकिस्तान में जितना इंटरनेट आता है वो सिर्फ दो ऐसे पॉइंट हैं कराची पे जहां आके सारे वो वायर्स कनेक्ट, सिर्फ आपको वो दो तार का। आप देखिए बस पाकिस्तान दो में क्या तार। चलेगा फिर। बस दो तार, ज्यादा नहीं। सम और हाई एक क्या हाई करना है, सी केबल्स, वो उसमें उस एरिया में एक ड्रेजर चला दो, बस सारा काटता चला जाएगा, खत्म काम पाकिस्तान का। इंटरनेट में कुछ भी नहीं चलेगा वहां पे। वही तो मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, इस वक्त दो चीजों पे भारतीय सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, जिससे हमने बात की शिपिंग इंडस्ट्री, मैरीटाइम वीक, दीज वर सम ऑफ द ट्रेलर्स जो एक्चुअल लेवल में काम चल रहा है। जो हम बोलते हैं ना चौधरी बनना, भारतीय महासागर के बादशाह बनना, उसकी तैयारी चल रही है, एंड इट इज हैपनिंग। आप जो स्पीड सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा स्पीड पे हो रहा है। एवरी सेकेंड डे देर आर ट्रीटीज बीइंग साइंड, देर आर एमओयूज बीइंग साइंड, देर आर एग्रीमेंट्स बीइंग साइंड। इट्स जस्ट दैट कि बहुत सारी चीजें मीडिया में लाना अच्छा भी नहीं होता है, रीजन बीइंग कि फिर वो नजरों में आने लग जाता है, बहुत ज्यादा नजरों में आने लग जाता है। देखिए ना, जहां भारत ने इंडिया मैरीटाइम वीक अभी नहीं हुआ है, इसकी तैयारी पिछले 6 महीने से चल रही है, 6 महीने 1 साल से चल रही है। शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने की तैयारी पिछले 1 साल से तेजी से चल रही है। एंड अभी 2 हफ्ते पहले ट्रम्प का स्टेटमेंट आता है, वी आर गोइंग टू बूस्ट आवर शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऐसे ही नहीं आता है। इट डज, ये हवा में नहीं आया है। बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं। लेट्स बी प्रिपेयर्ड। और बिजनेस वहीं होगा, 80% या 90% जितना भी होगा वहीं होगा जहां पर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रहेगी, जहां पे भारतीय नेवी रहेगी, अदरवाइज नहीं हो सकता है वो। जी, थैंक यू सो मच शिवम फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर शिवम चौधरी ऑफिशियल एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल्टरनेट मीडिया हैज बिकम अ वन स्टॉप सॉल्यूशन for all the breaking news. We are regularly posting all the latest details, breaking news, the analysis on Alternate Media X Gayatri TM and Telegram पे तो हम डिटेल न्यूज दे रहे हैं, वीडियो फॉर्मेट हम इंस्टा पे दे रहे हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री और राम। हेलो। और हम वो न्यूज भी दे रहे हैं जो कहीं नहीं है, पहले हम ही ब्रेक करते हैं। हम ही ब्रेक करते हैं जी। थैंक यू सो मच, बाय।